हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आर्बिट्रेशन में एक नया टॉपिक लिया है आज, डिफरेंस बिटवीन परमानेंट कोर्ट एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। स्थायी न्यायालय और मध्यस्थम अधिकरण में क्या अंतर है। लोग अधिकतर परमानेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल को एक समझते हैं, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं जो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट बताते हैं। तो पॉइंट वाइज मैंने 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है। फाइनलिटी, इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन, न्यूट्रल, स्पेशलाइज्ड कॉम्पिटेंस एंड पर्सनल फॉलोअप, फ्लेक्सिबल, प्रोविजनल मेजर्स, विटनेस, स्पीड, कॉन्फिडेंशियल, कॉस्ट। ये 10 पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो पहला मैं ले रही हूँ फाइनल, अंतिम। देखिए, कोर्ट में आप हर केस में, जितने भी कोर्ट में डिसीजंस आते हैं, सबके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। लेकिन जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसमें अपील का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। कोर्ट में केवल हम लिमिटेड चैलेंजिंग ग्राउंड्स पर ही हम उसको क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए डिसीजन को हम चैलेंज कर सकते हैं। बहुत कम मामले हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, चैलेंजिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन 34, जहाँ पर अवार्ड को सेट असाइड करने की बात की गई है। वहाँ पर बताया गया कि आप किन ग्राउंड्स पर आप अपील में चैलेंज कर पाएंगे। दूसरा वर्ड दिया हुआ है इंटरनेशनल रिकग्नाइजेशन। तो अब आप देखेंगे कि मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि जो न्यायालय के जो मान्यता है, न्यायालय के निर्णयों की मान्यता है, वो अन्य देशों में हम ट्रीटीज़ के लागू होने या कठोर नियम के अधीन है। इसके कुछ क्षेत्रीय अपवाद भी हैं, जैसे OHDA देश, यूरोपीय देशों के संघ। जबकि आर्बिट्रल अवार्ड को इंटरनेशनल रूप से मान्यता प्राप्त है। कब से? 1996 से। क्योंकि 1996 में जब आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट आया तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को अलग तरीके से सेक्शन 21F में रिकग्नाइज कर दिया गया। अब इंटरनेशनल कन्वेंशन के माध्यम से विशेष तौर फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को हम रिकग्नाइज किए, इन्फोर्स किए हैं। जैसे न्यूयॉर्क कन्वेंशन जो है, जो 1958 पर विश्व के 120 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। तो 120 देशों में उस समय 1958 में हस्ताक्षर किए थे और सभी ने इसे मान्यता दी थी, जिसकी संख्या आज कई गुना बढ़ गई है। न्यूट्रल, थर्ड पॉइंट आपको डिस्कस कर रहे हैं, न्यूट्रल, तटस्थ। देखिए, राष्ट्रीय न्यायाधीश निष्पक्ष हो सकते हैं, वो अपने देश की भाषा और प्रोसीजर नियमों को लागू करते हैं और अधिकतर पक्षकारों के ही देश के होते हैं। जबकि आर्बिट्रेशन में पार्टीज क्या करती है, अपनी म्यूचुअल कंसेंट से आर्बिट्रेशन का प्लेस क्या होगा, लैंग्वेज कौन सी होगी, प्रोसीजर कौन से होंगे, कैसी नेशनलिटी होगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव सबको डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए आपको पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, जहाँ पर 18 से लेकर 27 तक एक एक सेक्शन को डिस्कस किया गया है। जैसे आपको मैंने बताया कि प्रक्रिया के नियमों का निर्धारण, प्रोसीजर कैसे तय करेंगे। सेक्शन 19 में प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन कहाँ है, 20 में लैंग्वेज कहाँ है, 22 में। तो पूरा आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये अलग से एक क्वेश्चन लॉन्ग के रूप में आता है। तो अभी यहाँ शॉर्ट के लिए इतना सफिशेंट है। नेक्स्ट वर्ड आपको पढ़ाने जा रहे हैं, स्पेशलाइज कॉम्पिटेंस एंड पर्सनल फॉलोअप। देखिए, जो कोर्ट में सभी न्यायाधीश स्पेशलाइज नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए पेटेंट मामले हों, बैंकिंग मामले हों, उसमें लंबे समय तक विभिन्न न्यायाधीश क्या कर सकते हैं, केस को लगातार देखते हैं। जबकि आर्बिट्रेशन में पार्टीज अपनी पसंद के स्पेशलाइज पर्सन चुन सकती है, बशर्ते वो क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। समानता जो है वो आर्बिट्रेटर पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक मामलों को देखते हैं। जबकि कोर्ट में जजेस का जब ट्रांसफ़र होता है तो मामले दूसरे जजेस देखते हैं और फिर से वो शुरुआत से देखते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो जज उस सब्जेक्ट का स्पेशलाइज्ड हो। लेकिन आर्बिट्रेशन में हम स्पेशलाइज्ड पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये भी आपने एक अंतर देखा। फ्लेक्सिबल, लचीलापन। देखिए, न्यायालय अपने प्रक्रिया के नियमों में कठोरता से बाध्य होता है। जैसे अधिकतर जो न्यायालय हैं वो CPC और CRPC से चलेंगे। सभी न्यायालय, अधिकतर नहीं, सभी कहेंगे आप, सभी न्यायालय CPC और CRPC। क्रिमिनल मैटर है तो CRPC, IPC एविडेंस, और सिविल मैटर है CP से चलेगा। लेकिन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में बहुत लचीलापन होता है। जैसे एयरिंग के टाइम, प्लेस ऑफ फिक्स, टाइमिंग फिक्स करना, आर्बिट्रेशन के मीटिंग के लिए, प्लेस के लिए पंचाट तैयार करने में, अवार्ड तैयार करने में, सब में फ्लेक्सिबिलिटी होती है और सब में पार्टी की म्यूचुअल कंसेंट ले ली जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। 18 से लेकर 27 तक में ये सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। अब मैं आपको जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूँगी, प्रोविजनल मेजर्स।
कि अस्थायी उपाय क्या हैं। देखिए, जहाँ न्यायालय में उल्लंघन के विरुद्ध तीव्र एवं प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता होती है, इंजंक्शंस के माध्यम से उल्लंघनकारी पदार्थों को जब्त करके इस तरह से हम करते हैं, उपाय देते हैं। लेकिन न्यायालय तीसरे पक्षकार के विरुद्ध क्या कर सकता है, इंजंक्शन भी प्रदान कर सकता है। इंजंक्शन का सीधा मतलब रिलीफ से है। रिलीफ इंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट जो होता है वो सूट के अंत में दिया जाता है, और जो टेम्परेरी होता है सूट के मिडिल में, बीच में कभी भी दिया जा सकता है। ट्रिब्यूनल में पार्टीज न्यायालयों के माध्यम से इंटरिम रिलीफ पा सकती है। कैसे? सेक्शन 9 में मैंने आपको बताया कि सेक्शन 9 में दिया गया है कि कोर्ट द्वारा दिए गए इंटरिम रिलीफ। आप याद रखेंगे कोर्ट इंटरिम रिलीफ कब देगी, वो लिखा हुआ है। कोर्ट के अलावा आप ट्रिब्यूनल से भी इंटरिम रिलीफ ले सकते हैं। अब ट्रिब्यूनल कब इंटरिम रिलीफ देगा, सेक्शन 17 में लिखा हुआ है खुद। लेकिन जब ट्रिब्यूनल नहीं सुनेगा, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, हमेशा नीचे की जगह से शुरुआत करेंगे। सेक्शन 17 में इंटरिम रिलीफ मांगेंगे ट्रिब्यूनल से। जब ट्रिब्यूनल इनकार करेगी तब सेक्शन 9 में जाएंगे कोर्ट में। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिब्यूनल में तीसरे पक्षकार न्यायालय के माध्यम से इंटरिम रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं, और जो भी आदेश दिए जाते हैं वो तीसरे पार्टी पर वहाँ मध्यस्थों के लिए क्या होते हैं, एक तरीके से देखा जाए इनएफेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट, विटनेस, गवाह। तो देखिए, न्यायालय क्या करता है, संप्रभु सॉवरेन जो है राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में गवाहों और तीसरे पक्षकार को न्यायालय के समक्ष आने के लिए दबाव डालने की जुडिडिक्शन रहता है। इसे सॉवरेनिटी कहते हैं। जो आर्बिट्रेटर सॉवरेनिटी नहीं रखते। सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर, और कोर्ट रखते हैं सुप्रीम पावर की, वो किसी को भी बुला सकते हैं। आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर तीसरे पार्टी की कंसेंट के बिना बुलाने की जुडिडिक्शन नहीं रखता, और एक पक्षकार को विटनेस बनाने के लिए और दबाव डालने के लिए भी वो क्या करता है, आप अथॉरिटी नहीं रखता। क्योंकि कोर्ट में समन इशू की पावर दी गई है, समन इशू के माध्यम से, और वो प्रेशराइज करके वो बुला लेते हैं। लेकिन यहाँ ट्रिब्यूनल में दबाव डालने की कोई उनके पास अथॉरिटी नहीं है। जब तक पार्टी इस कंसेंट नहीं देगी तब तक वो विटनेस को किसी को बाइंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड, गति। देखिए, न्यायालय की प्रक्रिया हम कहते हैं सुस्त होती है, लेजी होती है, उलझी हुई लगती है। पक्षकार डिले, उलझी हुई महंगी अपील प्राप्त कर सकते हैं, जबकि आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग है वो कोर्ट की तुलना में बहुत तेज़ है। पक्षकार चाहे तो बहुत तेज़, जैसे सप्ताह में, वीक में, मंथ में, इतनी तेज़ी से आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को स्टार्ट करवा सकते हैं। इसमें अपील का प्रोविज़न नहीं रहता है। कुछ एक मामलों के अलावा बाकी सेक्शनों में अपील नहीं की जाएगी। यहाँ पर अपील के लिए भी सेक्शंस बताए गए हैं कि किन किन सेक्शंस में हम अपील कर सकते हैं। केवल 3 से 4 सेक्शंस हैं जिनमें हम अपील कर सकते हैं, वो अलग वीडियोस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंशियल, गोपनीयता। तो देखिए, न्यायालय की सुनवाई और निर्णय जनता के समक्ष होती है, जबकि जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग की सुनवाई जो होती है लोगों के समक्ष नहीं होती। केवल पार्टी ही अवार्ड की सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं, पक्षकार ही क्या करते हैं, प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं, और आम जनता को इनके बारे में, इस कार्रवाई के बारे में पता नहीं होता है। जबकि कोर्ट में ओपन कोर्ट्स होती हैं तो वहाँ पर सारी जो निर्णय होता है वो जनता के समक्ष हो जाता है। तो लास्ट 10, खर्चे, कॉस्ट। देखिए, जो न्यायालय में पार्टी न्यायाधीशों को भुगतान नहीं करते, और एडमिनिस्ट्रेटिव फीस होती है, युक्तियुक्त होती है। फिर भी जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होते हैं उनमें अधिकतर खर्च किसके होता है, वकीलों की फ़ीस का होता है। जबकि आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर की फ़ीस, ट्रैवलिंग अलाउंस, उनके रहने का खर्चा, और उसी प्रकार एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जितने भी होते हैं वो पार्टी से एडवांस में ले लिए जाते हैं। अगर पार्टी एडवांस देने से मना करती है तो प्रोसीडिंग को रोक दिया जाता है। इसका मतलब सारे जितना भी कॉस्ट होगा वो सारा का सारा पार्टी को देना पड़ेगा। तो ये 10 पॉइंट से आज आपने समझ लिया गया होगा कि कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में क्या डिफरेंस होता है। तो आप कौन से और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं